रिलेशनशिप के डायनामिक्स को प्रभावित करते हैं। दो आपको लगेगा शुक्र जो है वो स्त्री के कारक हैं, फीमेल्स के कारक हैं, बट शुक्र की जैसे ही हम चर्चा करते हैं पहली जो इमेज माइंड में आती है वो है शुक्राचार्य की। एंड शुक्राचार्य इज द मेल। सो एक प्लैनेट जिसके डीटी मेल है, जिसको रिप्रेजेंटिंग मेल एनर्जी कर रही है, कैसे वो फीमेल एनर्जीज को इंडिकेट कर रहा है। शुक्राचार्य कैसे फीमेल काउंटर पार्ट को इंडिकेट करते हैं, कैसे ये रिलेशंस के बारे में बताता है। अगर मैं आपसे पूछूं शुक्राचार्य के विवाह संबंधों के बारे में, शुक्राचार्य की वाइफ के बारे में, तो क्या आप उनका नाम जानते हैं? तो आप बृहस्पति की वाइफ का नाम जानते होंगे जो कि तारा है। बट व्हेन कम्स टू शुक्राचार्य, शुक्राचार्य किस तरह से मैरिज के डायनामिक्स को प्रभावित करते हैं, अगर आपको ये समझना है तो आपको समझना होगा उनके बिहाइंड स्टोरी को। अदरवाइज क्या होगा, आप चीज़ों को कंपाइल कर दोगे, आप कहोगे दाराकारक भी रिलेशन है, सप्तम भाव भी रिलेशन है, शुक्र भी मेरा विवाह है और शुक्र नवमांश में कहाँ बैठा है वो भी मेरा विवाह का कारक है। तो ये समझ नहीं आएगा कि कौन सा प्लैनेट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एट द एंड एक प्लैनेट जो है वो एक लेयर को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ सप्तमेश जो है वो मूलतः विवाह को इंडिकेट करता है। शुक्र क्या इंडिकेट करता है, थोड़े समय में आप जान जाएंगे शुक्र क्या इंडिकेट करता है। और इस सेशन के बाद आप शुक्र को किसी भी डिविजनल चार्ट में बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि इस डिविजनल चार्ट में, इस पर्टिकुलर डिविजनल एनर्जी के अंदर शुक्र जो है वो किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, ये भी आप आसानी से समझ जाएंगे। अदरवाइज ये होता है कि नवमांश में शुक्र अलग है, दशमांश में शुक्र अलग है, लगन के अंदर शुक्र अलग है, D3 में शुक्र अलग है। तो उसको उस सारे कंफ्यूजन को खत्म करने का काम ये सेशन करेगा। ये फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, कॉज मैरिज की क्वालिटी और मैरिज का जो पूरा जो कॉस्मिक मैरिज का संबंध है वो इस पर्टिकुलर सेशन से ही आप समझ सकते हैं। कॉस्मिक मैरिज की जो व्यवस्था है उसको केवल इसी सेशन के माध्यम से समझा जा सकता है। तो आप ये सेशन देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर हेमंत चैनल के ऊपर। माई सेल्फ हेमंत शर्मा, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज, प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। अगर अब तक फॉलो नहीं कराई, गलत बात है कि आपने फॉलो नहीं कराया, आप देख रहे हैं, अगर फॉलो नहीं कराया तो आप प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। और बस अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो द कॉस्मिक मैरिज, शुक्राचार्य जो है उनका विवाह होता है किनके साथ? उनका विवाह होता है जयंती के साथ। दैट जयंती इज़ व्हाट, जयंती इज़ जो है वो है इंद्र की बेटी, इंद्र की जो पुत्री है उनका नाम जयंती है और उनके साथ शुक्र का विवाह होता है। तो शुक्र क्या है, शुक्राचार्य क्या है? शुक्राचार्य वो ऊर्जा है जो कि हमेशा वंचित लोगों का साथ देती है, हमेशा पीड़ित लोगों का साथ देती है, या हमेशा उन लोगों का साथ देती है जो कि समाज से तिरस्कृत है, जिनको समाज से निकाला जा चुका है। शुक्र बहुत ज़्यादा एक हाईली इंटेलिजेंट, हाईली लर्नड पर्सन है और इनको कहा जाता है कि ये असुरों के, ये जो राक्षस एनर्जीज हैं उनके ये स्वामी हैं, उनके ये गुरु के समान है। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ शुक्र इन द बर्थ चार्ट। अब शुक्र का विवाह होता है जयंती के साथ, एंड दैट विवाह इज नॉट लाइक बहुत हैप्पी विवाह है या बहुत ब्रह्म विवाह को आप उसको मान सकते हैं। दैट विवाह इज की जयंती आती है शुक्र का ध्यान भंग करने। शुक्र ध्यान में है और वो ध्यान कर रहे हैं किसके लिए? अमृत के लिए। अमृत विद्या है जो कि स्पेशल विद्या है शुक्र की, केवल शुक्र के पास प्लैनेटों में संजीवनी विद्या है। तो जयंती उनका ध्यान भंग करती हैं, शुक्र तपस्या कर रहे हैं, बट उनकी तपस्या देखकर उनसे प्रसन्न होकर दैट मैरिज हैपन्स। और उसके बाद उनकी एक पुत्री होती है, दैट पुत्री उनका जो नाम है वो क्या है? उनका नाम है देवयानी, उनका नाम है देवयानी। सो दिस इज द फैमिली ऑफ शुक्राचार्य एंड इनके ही काउंटर पार्ट है। शुक्र का मूल विरोधी, धुर विरोधी कौन है? दैट इज जुपिटर। बृहस्पति जो है वो है देवताओं के गुरु। सो बृहस्पति की वाइफ का नाम है तारा और उनके जो पुत्र हैं उनका नाम है कच्छ। सो दिस शुक्राचार्य और द शुक्र इन द बर्थ चार्ट एक्चुअली इंडिकेटिंग द कॉस्मिक मैरिज बिटवीन द डॉटर ऑफ शुक्राचार्य एंड द सन ऑफ बृहस्पति। इन दोनों के मध्य के विवाह को ये दिखाया जाता है, कॉज शुक्र के पास वो ऊर्जा है, हम संजीवनी विद्या है। वो क्या करते हैं, जब भी कोई राक्षस मरता है उसको अमर कर देते हैं, जब भी कोई राक्षस मरता है उसको वापस जीवन दे देते हैं, जीवन दान दे देते हैं। सो इंद्र इससे प्रभावित होते हैं, बृहस्पति के पास वो जाते हैं। बृहस्पति सेंड्स कच्छ कि आप जाओ उनके कैंप में और ये विद्या आप भी सीख के आओ। सो वैन बृहस्पति के पुत्र वहाँ पे जाते हैं, वो इस विद्या को सीखते हैं। सो देयर स्टार्ट दिस कॉस्मिक मैरिज और यू कॉल इट लाइक कॉस्मिक रिलेशन। ये रिलेशन में टर्न हो जाता है उनकी पुत्री का इनके पुत्र के साथ। एंड द लास्ट फेज इज कि उसमें बहुत ज़्यादा कथाएं हैं कि कैसे वो सीखते हैं, कैसे जो असुर होते हैं वो उनको कच्छ को मार देते हैं एंड ऑल। बट एट द एंड, एट द फाइनल क्या होता है कि कच्छ को वो जो नॉलेज है वो प्राप्त हो जाती है, कॉस्मिक नॉलेज, बट ही डिनाइज, वो विवाह करने से मना कर देते हैं देवयानी के साथ। ये आई एम नॉट रेडी, बिकॉज ये जो विवाह होगा ये गलत विवाह होगा। एट द एंड तो उनके पास वो जुपिटर की ऊर्जा है ना कि विवाह होना चाहिए तो अपनी कल्चर में, अपनी कास्ट में या अपनी ही व्यवस्थाओं में होना चाहिए। सो देयर ही डिनाइज द मैरिज एंड देवयानी जो है वो उनको श्राप दे देती हैं कि तुम्हारा जो ये तुमने विद्या ली है ये कहीं काम नहीं आएगी। एंड कच्छ जो है वो देवयानी को श्राप देते हैं कि जो भी तुम्हारा विवाह होगा वो कभी भी देव विवाह नहीं होगा, देवलोक में विवाह नहीं होगा। इसका मतलब है ब्रह्म जो विवाह होता है, द फर्स्ट विवाह और द मेन विवाह इज दैट ब्रह्म विवाह। 8 विवाह के प्रकार हैं, तो जो ब्रह्म विवाह है वो तुम्हारा नहीं हो पाएगा। सो दिस इज द एक्चुअल स्टोरी बिटवीन शुक्र एंड प्लैनेट जुपिटर। सो वैन यू गोइंग और चेकिंग योर शुक्र एक्चुअली सिग्निफाइंग दैट फीमेल पर्सन, दैट फीमेल एनर्जी को वो चार्ट के अंदर रिप्रेजेंट करता है। कॉज यहाँ पर शुक्र जो है वो उस ज्ञान को कच्छ को केवल एक कंडीशन पे देता है, एंड दैट कंडीशन इज कि वो उनकी पुत्री के साथ विवाह करेंगे और उनकी पुत्री उससे हैप्पी हो जाती है। सो दिस इज लाइक द फादर और डॉटर के बीच का भी आप एक कॉस्मिक संबंध इस शुक्र से देख सकते हैं। शुक्र से आप समझ सकते हैं कि जो पर्सन आपके जीवन में आएगा और आपकी मैरिज की जो क्वालिटी है वो कैसी होगी। एट द एंड मैरिज की क्वालिटी कैसी होगी इसको शुक्र से समझा जा सकता है। मैंने काफ़ी चार्ट देखे हैं, सप्तमेश टॉप पोजीशन पे, तारा कारक एक्सीलेंट बैठा हुआ है, बट स्टिल पर्सन नॉट enjoying the female energy और still person not enjoying that marriage को वो इंजॉय नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? कॉज वो श्राप लगा हुआ है उस प्लैनेट की। शुक्र या तो अस्त है या रेट्रोग्रेड है या फिर षडबल में उसकी एनर्जी कम है। या देखिएगा षडबल के अंदर अगर प्लैनेट कमजोर हो गया वो प्लैनेट अपने आप डाउन हो जाता है। तो षडबल के अंदर शुक्र कमजोर है, तो दिस इंडिकेट्स
कि कहीं ना कहीं ये जो व्यवस्था है ये शुक्र को पीड़ित करती है, ये कहीं ना कहीं मैरिज की क्वालिटी को कमज़ोर कर देती है और ये कहीं ना कहीं फीमेल एनर्जी को लाइफ के अंदर नहीं आने देती। अगर फीमेल्स ये सेशन देख रहे हैं तो आपके लिए विवाह का कारक आपने सुना होगा कि जुपिटर बनता है, बट स्टिल गाइज स्टिल शुक्र जो है वो डोमिनेंट रोल प्ले करता है, कॉज ये शुक्र जो है वो एट द एंड वो सेम श्राप को दिखाता है। अगर ये शुक्र पीड़ित हो गया, अस्त हो गया, रेट्रोग्रेड हो गया या शेड्यूल में कमजोर हो गया, दिस इंडिकेट्स ये मैरिज की क्वालिटी को कम कर रहा है, वेयर बोथ पर्सन्स आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज और टू टेक थिंग्स टू दैट बेटर लेवल, बट दे आर फाइटिंग एंड दे आर मेकिंग थिंग्स वर्स। सो ये कब होता है? जब शुक्र की स्थिति चार्ट के अंदर कमजोर हो जाती है। तो शुक्र क्या दिखाता है? शुक्र सिग्निफाइज दैट अदर कल्चर, अदर कास्ट, अदर रिलीजन की तरफ आपका थोड़ा सा मूवमेंट दिखाता है, इंक्लाइनेशन दिखाता है। शुक्र दिखाता है मैरिज की क्वालिटी कैसी होगी, शुक्र दिखाता है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उस फीमेल के जो आपकी लाइफ के अंदर आएंगे, और ये केवल मैरिज में नहीं है, ये हर वो फीमेल पर्सन है जो आपकी लाइफ के अंदर एंटर करेगी। शुक्र क्या दिखाता है? शुक्र दिखाता है कि कहीं कोई श्राप तो आपकी मैरिज को पीड़ित नहीं कर रहा। पीपल लोगों के होता है डीले आ रहे हैं, आते जा रहे हैं डीले, उन्होंने शनि देख लिया, मार्क देख लिया, बादकेश देख लिया, सब कुछ वो देख चुके, वो नहीं चेक कर रहे शुक्र को। सो शुक्र इज दैट श्राप, और वो श्राप जब लगता है तो कच्छ को भी समस्या आती है एंड देयर इज दिस देवयानी को भी समस्या आती है कि ब्रह्म ऊर्जाओं के अंदर आपका विवाह कभी हो नहीं पाएगा। सो दिस इज कि अगर प्लैनेट को वो श्राप लग गया है, अगर वो उसके साथ श्राप चल रहा है, तो फिर वो प्लैनेट अपने आप को कमजोर पाता है, फिर वो अपने आप को लूज पाता है, या तो उसका हो सकता है कॉन्फिडेंस गिर जाए, या उसको लगे मेरे लुक्स ठीक नहीं है, या उसको लगे कि मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा या पसंद नहीं करेगा। सो दिस हैपेंस व्हेन Venus becomes और Venus comes under severe tensions, call it like combust हो गया, retrograde हो गया, या साहब ये तो बिल्कुल शेड्यूल के अंदर इसकी एनर्जी जो है, स्ट्रेंथ जो है वो कमजोर हो गई, काफ़ी कमजोर हो गई। इसका मतलब है कोई ना कोई श्राप लगा हुआ है और उसकी रेमेडी आपको करनी चाहिए, शुक्र की रेमेडी करनी चाहिए। अदर रेमेडीज कॉल इट लाइक जुपिटर की रेमेडी, या फिर लोग करते हैं कि भाई सप्तमेश की ही उपाय उन्होंने शुरू कर दिया, उसके मंत्र जाप कर लें। दैट नॉट गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज द प्लैनेट ऑफ दैट प्लेजर, द प्लैनेट ऑफ दैट इन्जॉयमेंट जो है वो ही डाउन हो चुका है, तो उसको हमको मजबूत करके रखना चाहिए अपने भाव चार्ट में। तो अब आपको पता लग गया कि शुक्र ये शुक्राचार्य नहीं है, दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग दैट फीमेल टाइप को एनर्जी है, और वो मूलतः तो उस देवयानी की एनर्जीज को ज़्यादा इंडिकेट करता है। सो अगर चार्ट के अंदर शुक्र कैंसर साइन के अंदर आ गया, तो अब ये इंडिकेट करता है कि आपसे जो यंगर फीमेल्स आपके जीवन में आएंगी, कहीं ना कहीं वो किसी टॉक्सिक रिलेशन से बाहर निकले होंगे, कहीं ना कहीं वो पीड़ित होंगे, उनको बस क्या चाहिए, उनको चाहिए कोई ना कोई अप्रिशिएट करने वाला पर्सन, या कोई ना कोई ऐसा पर्सन जो उनको हैप्पी फील कराए, उनको कामनेस ला के दे, उनको एंजॉयमेंट ला के दे। सो दिस एनर्जी दे आर लुकिंग फॉर इन देयर लाइफ, दिस यू कैन गेट फ्रॉम प्लैनेट वीनस। की वीनस शुक्र जो है वो आपका किस साइन के अंदर बैठा हुआ है, किस भाव के अंदर बैठा हुआ है। तो आप शुक्र को समझ चुके हैं कि शुक्र क्या इंडिकेट करता है, किस चीज़ों को शुक्र दिखाता है, और कैसे शुक्र जो है वो फीमेल ऊर्जाओं को दिखाता है। दो शुक्राचार्य जो हैं वो मेल हैं, तो क्यों शुक्र फीमेल ऊर्जाओं को दिखाता है, ये भी अब आप आई थिंक समझ चुके होंगे। अब आपको इसको अगर डिविजनल चार्ट्स में लेके जाना है, तो देयर इंडिकेट्स कि हर डिविजनल चार्ट में शुक्र जहाँ पे बैठा हुआ है, वो जो पोजीशन है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि उस पोजीशन को आपको एक बार ट्रेस करना चाहिए कि ये जो पोजीशन है ये कहीं कोई कार्मिक एनर्जी या कार्मिक श्राप को तो नहीं इंडिकेट कर रही, कहीं ये शुक्र इस चार्ट के अंदर पीड़ित तो नहीं हो गया। मैंने देखा है D10 के अंदर शुक्र पीड़ित है, शुक्र नीच का हो गया। अब द पर्सन इज डूइंग व्हाट, वो अपने प्रोफेशन को इतना सीरियसली लेता है कि वो ध्यान नहीं देगा अपने फीमेल काउंटर पार्ट को या मेल काउंटर पार्ट को। इसको आप फीमेल ही फीमेल से नहीं जोड़ सकते। दैट इज लाइक कि आप श्राप को जनरेट कर रहे हो कॉज ऑफ दिस डिविजनल चार्ट। सम हैपन्स कि आफ्टर मैरिज में पेरेंट्स जैसे ही फैमिली के अंदर आए, या पेरेंट्स मतलब आप एक बड़ी फैमिली के अंदर रह रहे हो एंड यू आर नॉट कनेक्टिंग वेल विद देम, यू आर नॉट कनेक्टिंग वेल विद योर इन लॉज, और योर पार्टनर नॉट कनेक्टिंग विद हर इन लॉज और हिज इन लॉज। दिस इंडिकेट्स कि उस डिविजनल चार्ट में वो शुक्र जो है वो पीड़ित है, कहीं ना कहीं वो किसी श्राप के अंदर आ चुका है, तो वो पर्सन और लोगों के साथ अच्छा या उस डिविजनल चार्ट के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर पा रहा है। सो इससे आप शुक्र को और डिविजनल चार्ट्स में आसानी से घुमा सकते हो फ्रॉम D9 to D60। आप इसको आराम से लेके देख सकते हो कि ये पर्सन जाके किस पर्सन के साथ अच्छा व्यवहार करने जा रहा है, और क्या है वो रीज़न जिससे मैं कोई श्राप जनरेट कर सकता हूँ इस मैरिज में कि सब कुछ ठीक चल रहा है, मैंने कुछ कर दिया, दैट इज़ द श्राप जनरेट हो गया। तो अगर D10 में शुक्र नीच का हो, 6, 8, 12 के अंदर हो, पहली बात ये कह दी जाती है कि प्रोफेशन वर्सेस जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत स्ट्रांगली बनेगी, और तुम प्रोफेशन पे ध्यान देने वाले हो, सो पर्सनल लाइफ को तुम खुद अपने हाथों से डिस्टर्ब करोगे। ये आप कैसे कर सकते हैं, ये आप डिविजनल चार्ट्स में उस प्लैनेट को देख के कर सकते हैं। सो दे आर द 2 थिंग्स जिनको हमने सॉल्व कर रहे हैं। और द थर्ड थिंग इज कि हाउसेज में शुक्र को कैसे देखा जाए। इस सेशन में हम हाउसेज को कवर करेंगे। सो शुक्र अगर मेरा पहले भाव के अंदर बैठा है, दिस इंडिकेट्स व्हाट, अगर शुक्र पहले भाव के अंदर बैठा है, इट मीन्स जो भी कुछ हुआ है मेरा और फीमेल एनर्जीज़ का या मेल एनर्जीज़ का, आपके काउंटर की जो एनर्जीज़ है उसमें मूल रोल किसने प्ले करा है, उसमें मूल रोल आपकी पर्सनैलिटी ने, आपके फिजिकल अपीयरेंस ने प्ले करा है। आपके फिजिकल अपीयरेंस और आपकी पर्सनैलिटी ने उसके अंदर मेन रोल प्ले करा है। सो जब भी शुक्र लगन के अंदर बैठ जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम पर्सन दिन में कम से कम 12 से 15 घंटे हो सकता है सोचता हो अपने काउंटर पार्ट के बारे में कि वो एनर्जी मेरे जीवन में कब आएगी, या वो ऊर्जा मुझको कब मिल पाएगी। सो दिस एनर्जी या ऐसी इच्छाएं जो है वो डेवलप होने लग जाती है व्हेनेवर शुक्र सिट्स इन द राइजिंग साइन और इन द लग्न। और लग्न में क्या है, लग्न के अंदर हमेशा लग्न के अंदर जो भी प्लैनेट होता है गाइस, वो आपकी मेमोरी पे वो हिट करता है, वो आपकी मेमोरी पे हिट करता है। बिकॉज लगन क्या है, लगन वो प्लेस है जहाँ पे भूतकाल दैट इज द 12th हाउस और भविष्य काल दैट इज द 2nd हाउस दोनों ने हाथ मिलाया है। तो लगन से आपका जन्म होता है, लगन से सब कुछ स्टार्ट होता है, लगन ही रेफरेंस पॉइंट है। तो लगन में बैठा हुआ शुक्र इंडिकेट करता है कि पास्ट लाइफ से भी पर्सन कहीं ना कहीं इस फीमेल एनर्जी से या कहीं ना कहीं उस मैरिज की एनर्जी से
पीड़ित रहा है या बहुत हैप्पी रहा है, दोनों ही व्यवस्थाएं हो सकती हैं। इसी में राशि आती है कि कौन सी राशि में प्लैनेट बैठा है, किस स्टेट के अंदर प्लैनेट बैठा है। सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम द राशिज। बट द थिंग इज कि क्या आपके साथ उसने करा है, क्या किस तरह से उसने आपके पर्सनालिटी को, आपके अपीयरेंस को प्रभावित करने की कोशिश करी है, इसे आप समझ सकते हैं शुक्र जब लगन के अंदर आता है। देन द थर्ड इज इट मेक्स यू अट्रैक्टिव। इट मेक्स यू अट्रैक्टिव फॉर श्योर है। शुक्र अगर लगन में है तो शुक्र आपको अट्रैक्टिव तो बनाता ही है, चार्मिंग भी बनाता है, और शुक्र एक हीलर भी है। तो शुक्र आपको कहीं ना कहीं वो हीलिंग, वो आपका ये बेटरमेंट या ग्रोथ प्रदान करने की कोशिश भी करता है जब भी वो लगन के अंदर बैठा होता है। शुक्र का लगन के अंदर होना इंडिकेट करता है कि अर्ली एजेस से ही संबंधों की बनने की उम्मीद होती है। मीन्स जब तक खुद भी कोशिश करता है और उसको लगता है कि मतलब अर्ली एजेस से ही संबंध अगर बन जाएंगे तो वो बेटर हो जाएंगे। एंड यहीं पे बैठा हुआ शुक्र कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस को भी लेके आता है। बिकॉज एट द एंड अल्टीमेटली ये वो राशि है जहाँ से सूर्य उदय होता है। लगन क्या है, पूर्व क्षितिज पे निकला हुआ, जब सूर्य उदय होता है ना पूर्व क्षितिज पे, तब जो राशि उदय होती है चक्र में, वो लगन है। तो इसका मतलब है कि सूर्य से लगन का सीधा संबंध है। इसी भाव के अंदर बैठा हुआ शुक्र दिखाता है ईगो क्लैशेस को। तो यहाँ पे ईगो क्लैशेस होते हैं और ईगो क्लैशेस में नहीं पड़ना चाहिए, अदरवाइज द सेम ईगो क्लैशेस जो है चीज़ों को डिस्टर्ब कर सकते हैं। सो दिस इज द मेन एनर्जी दैट इज when Venus sits in the rising sign, Venus sits in the लग्न। सो शुक्र सेकंड हाउस के अंदर कैसे परफॉर्म करेंगे? वेल, शुक्र और सेकंड हाउस, अब आप इसके बारे में सोचिए। काल पुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस शुक्र का ही है, वहाँ पे वृषभ राशि आती है, तो वो शुक्र का ही भाव है। तो जब शुक्र इस भाव के अंदर आ जाते हैं तो वो बहुत अपने आप को हैप्पी स्टेट में पाते हैं, बहुत आनंददायक एनर्जीज को वो पाते हैं कि बस आनंद में आ गई, अब हैप्पीनेस है मेरे आसपास। सेकंड हाउस के अंदर बैठा हुआ शुक्र इंडिकेट करता है कि ये जातक अपनी फैमिली से इन्फ्लुएंस्ड है। इसके साथ पास्ट लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं जो शुक्र है, मीन्स जो मैरिज का डायमेंशन है या उसका जो काउंटर पार्ट एनर्जी है, मतलब आप अगर फीमेल देख रहे हैं तो मेल और मेल देख रहे हैं तो फीमेल, तो वो जो काउंटर की एनर्जी है, काउंटर पार्ट है जो आपका, उसको इनकी फैमिली ने बहुत प्रभावित करा है। सो कॉज ऑफ द सेकंड हाउस मैरिज में इशूज़ पिछली लाइफ के अंदर रहे हो सकते हैं, या मैरिज को या रिलेशनशिप को बहुत डोमिनेट करती है फैमिली। दैट यू कैन से इजीली विद द हेल्प ऑफ वीनस सिटिंग इन द सेकंड हाउस कि हाँ, फैमिली मैरिज को डोमिनेट करती है। दैट इज लाइक द पास्ट में करा है और इस लाइफ में भी वो फील करता है कि मतलब फैमिली कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रही है मैरिज को, या फैमिली डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है रिलेशन को। शुक्र सेकंड हाउस के अंदर बैठा हुआ मोस्टली आपको फैमिली मैन बनाता है। एंड दे आई थिंक इस हाउस के अंदर जब भी शुक्र आ जाता है तो शुक्र कहीं ना कहीं भोग विलास की तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश करता है। तो आफ्टर द फाइनेंसेस और आफ्टर द जॉब ही मैरिज की तलाश की जाए तो वो आपके लिए बेटर है। बिकॉज आपका जो पर्सन है, दैट पर्सन इज लुकिंग फॉर द सस्टेनमेंट, दैट पर्सन इज लुकिंग फॉर अ फैमिली मैन। सो जॉब, बिजनेस या फाइनेंस आने के बाद ही अगर पर्सन की आप तलाश करें तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अदरवाइज ये सेकंड हाउस है, ये मारक भाव भी है, इसके अंदर जो प्लैनेट बैठता है अल्टीमेटली वो मारक ऊर्जाओं को भी अपने अंदर रख लेता है। तो वो क्या कहता है कि मैं मारक प्लैनेट भी हूँ, अगर अर्ली एजेस में रिलेशंस की तरफ आप भागने लगे तो हो सकता है वो आपको डिस्टर्ब कर दे, हो सकता है वो आपको पकड़ ले, कोई इमोशनल टर्मोइल जो है वो अर्ली एजेस के अंदर शुक्र यहाँ पे दिखा दे। तो शुक्र मारक भी है, शुक्र हीलर भी है। हीलर वो जब बनेगा जब आपके पास फर्स्ट फाइनेंसेस हो, बिजनेस हो, जॉब हो, एंड दैन यू सर्चिंग फॉर द पर्सन, देयर इट डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर यू। सो यहाँ पर शुक्र की ऊर्जा सेकंड हाउस में मुझे पॉजिटिव ऊर्जाओं की तरह दिखाई देती है। सेकंड हाउस के अंदर हमेशा जब भी सेकंड हाउस में चंद्रमा आता है, चाहे राशि कोई सी भी आ जाए, बट यहाँ चंद्रमा बहुत इंजॉय करता है। सो यहाँ पे जब भी शुक्र आता है तो वो उस चंद्रमा की ऊर्जा को इंजॉय करने लग जाता है। देयर इज दिस कि बस शुक्र और चंद्रमा का यहाँ पे जो मिलन है वो इंडिकेट करता है कि मदर इन लॉ, आपकी जो मदर इन लॉ हैं वो मैरिज में अच्छा खासा रोल प्ले करने वाली हैं, और आपकी तरफ से भी हो सकता है दैट इज लाइक द अमूल बेबी होगा कि आप अपनी मदर से काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटेड फील करते हैं या मदर आपको काफ़ी इन्फ्लुएंस करती हैं। तो आप भी जब रिलेशन से मैरिज की तरफ जाएंगे तो हो सकता है मदर की वजह से या तो समस्याएं आए या मदर की वजह से पॉजिटिव एनर्जी आए। दैट इज कि राशि कौन सी है, प्लैनेट की स्ट्रेंथ है या नहीं है। सो ये एक जनरल सेशन है, बट इस जनरल सेशन को भी आप बहुत लिमिट करके रिफाइंड पॉइंट पता कर सकते हैं अपनी लगन के लिए, अपनी राइजिंग के लिए। उसके लिए एक बार एनालिसिस को आपको चेक करना है जिससे आप समझ पाएं कि शुक्र वो फीमेल ऊर्जा कैसे बन पाती है। सेकंड हाउस के अंदर बैठा हुआ शुक्र, मुझे जहाँ तक लगता है अब ब्रह्म विवाह की तरफ, मतलब एक बार लाइफ में ये पॉइंट जरूर आता है जिसमें लिव इन या फिर रिलेशन वर्सेस द अरेंज मैरिज ये बनेगा। बिकॉज सेकंड हाउस क्या है, सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ फैमिली। और शुक्र का मैंने आपको बताया, शुक्र को ये पाप, ये एक श्राप लगा है शुक्र को गुरु के पुत्र की तरफ से कि ब्रह्म विवाह जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पे वो क्लैश एक बार बनता है, ये क्लैश का पॉइंट है, यहाँ पे वो क्लैश बनता है। तो जातकों को कई बार मैंने यहाँ तक देखा है कि वो थोड़े से सीरियस हो जाते हैं, मतलब थोड़े से वो स्केप्टिकल हो जाते हैं कि अरेंज की तरफ जाएँ या रिलेशन की तरफ जाएँ। ये ऊर्जा यहाँ सेकंड हाउस में देखने को मिल सकती है। सो दिस इज शुक्र का सेकंड हाउस में होना, हाँ आपको चार्मिंग बनाता है, आपको अट्रैक्टिव बनाता है। एंड यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र बोलने में भी बहुत शानदार होता है, मतलब वो अलग ही तरह का शुक्र है। ये ऊर्जा शुक्र की बहुत इंजॉय करने वाली ऊर्जा होती है कि ये जब पर्सन जीवन में आता है तो ऐसा लगता है कि जो गर्मी में ठंडी लहर आती है ना, ऐसा महसूस होता है कि बस ये बहुत शानदार ऊर्जा है सेकंड हाउस में। एंड इन द थर्ड हाउस, सो थर्ड हाउस क्या है, थर्ड हाउस काम का स्टार्ट है, थर्ड हाउस डिजायर्स का स्टार्ट है, इच्छाओं का स्टार्टिंग तीसरे भाव में है।
इच्छाओं का मध्य कहाँ है? सप्तम भाव में। इच्छाओं का अंत कहाँ है? 11वें भाव में। सो यहाँ इच्छाओं का स्टार्ट हो रहा है। आपके प्लैनेट ने कहा कि मैं इच्छाओं के स्टार्ट में ही बैठा हूँ। इट मीन्स कि ये पर्सन वैसे तो सात्विक पर्सन है, वैसे तो दुनिया से उठे हुए हैं, ऊपर हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आसपास क्या चल रहा है, बट क्योंकि शुक्र यहाँ पे बैठ गया है, इनको कहीं ना कहीं वो फीमेल ऊर्जा जीवन में चाहिए, इनको कहीं ना कहीं लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। सो इनको वो अदर ऊर्जा जो है, वो इनका जो साइड ऊर्जा है, वो इनको अट्रैक्ट करनी है। इनकी इच्छा होती है कि मैं पढ़ूँ, मैं लिखूँ, मतलब मैं नॉलेज को गेन करूँ, मैं एजुकेशन को प्राप्त करूँ, मैं स्किल और टैलेंट को प्राप्त करूँ, बट अल्टीमेटली क्या है कि वो फीमेल ऊर्जा इनको एक बार जीवन में चाहिए। दैट इज द शुक्र इन द थर्ड हाउस। इट मीन्स अब आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, वो एक नई इच्छा इस जीवन के अंदर एक नई इच्छा का निर्माण कर रही है, एक नई इच्छा का, नई डिज़ायर का डेवलपमेंट कर रही है। एंड दैट डिज़ायर इज दिस फीमेल ऊर्जा, या फिर आप कह सकते हैं कि काउंटर पार्ट ऊर्जा है, जो अर्ध ऊर्जा है, वो आपको चाहिए। अगर फीमेल्स कोई देख रही है सेशन को, तो आपको वो मेल ऊर्जा, मतलब वो ऊर्जा को अब आप इस जीवन में चाहते हो। ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट आपकी आत्मा ने स्टार्ट कर दिया है, बीइंग इन द थर्ड हाउस। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का भी भाव है। शुक्र थर्ड हाउस के अंदर बैठ के कम्युनिकेशन को बहुत शानदार बना देते हैं। और यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र इंडिकेट करता है कि आपका जो साइड, आपका जो कह लीजिए जो आपका पार्टनर है, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको शुक्र की ऊर्जा दिख जाएंगे। चाहे वो लगन के अंदर शुक्र बैठा हो, या फिर उस पर्सन के अंदर फाइन आर्ट की तरफ इंटरेस्ट हो कि वो फाइन आर्ट की तरफ जाना चाहता है, परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ जाना चाहता है, या डांसिंग, पेंटिंग ऐसा कुछ करना चाहता है। ये ऊर्जाएं आपको आसानी से दिख जाएंगी। एंड यहाँ पर जो संबंध होते हैं, वो आपके आसपास से आने की संभावना मुझे ज़्यादा लगती है। मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा दूर जाना या बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना एंड ऑल, ये चीज़ें यहाँ नहीं होती। आसपास से संबंध आने की संभावना यहाँ पे मुझे थोड़ी ज़्यादा दिखाई देती है। इसी राशि के अंदर या इसी हाउस के अंदर, अभी हम हाउस को ट्रीट कर रहे हैं, तो हाउस के अंदर अगर हम देखें, तो अगर काल पुरुष की कुंडली को देखा जाए, तो इस हाउस के अंदर जो भी नक्षत्र आते हैं, उनके अंदर थोड़ा राहु का तत्व बनता है। तीसरी राशि है, मीन्स कालपुरुष कुंडली की अगर यहाँ प्लेस करें उसे, तो वो पॉसेसिव होना, वो ऑब्सेसिव होना भी आपको आपके पर्सन की लाइफ के अंदर दिखाई देगा। थोड़ा सा पॉसेसिव है, थोड़ा सा ऑब्सेसिव है, या हो सकता है कि सिबलिंग्स के अंदर यंगेस्ट या एल्डेस्ट हो, या फिर हो सकता है सिंगल पर्सन हो। सो ऑल थिंग्स पॉसिबल जब शुक्र यहाँ बैठते हैं। मैरिज की क्वालिटी को ये कैसे प्रभावित करता है? दैट इज लाइक ये अट्रैक्शन की ऊर्जाओं को देता है। सो मैरिज में ये क्या है? ये आपकी डिज़ायर है, आपकी इच्छा है जो आप जाग चुकी है। सो दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप टू वन पर्सन। आप एक पर्सन अगर मिल भी गया तो भी आप स्टॉप नहीं होने वाले हो। फिर सेकंड, फिर द थर्ड, द फोर्थ। तो अब आपकी आत्मा ने एक चक्र स्टार्ट कर दिया। दैट इज लाइक मेरी ये इच्छा है, ये मुझे चाहिए, ये इच्छा मुझे कंप्लीट करनी है। सो ये रुकने नहीं वाले हैं। तो ये एक बात हो सकती है कि ट्रस्ट इशूज़ या लॉयल्टी के इशूज़, ये मैंने सबसे ज़्यादा देखा है जब शुक्र तीसरे हाउस के अंदर या इसके आसपास होता है। द लॉयल्टी इशूज़ और द ट्रस्ट इशूज़ ये डेवलप हो जाता है जब शुक्र फोर्थ हाउस के अंदर हो। शुक्र अगर फोर्थ हाउस के अंदर हो, शुक्र का फोर्थ हाउस में होना इज़ लाइक आपने अपना एक इंपॉर्टेंट केंद्र जो है वो शुक्र के हवाले कर दिया। आपने कहा शुक्र आओ मेरे केंद्र के अंदर बैठ जाओ। इट मीन्स फ्रॉम योर साइड यू आर गिविंग मोर एफर्ट्स। आप रिलेशनशिप में, कॉल इट मैरिज में, ज़्यादा एफर्ट्स दे रहे हैं, आप ज़्यादा अपने पर्सन को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड योर पर्सन समहाउ सफरिंग फ्रॉम द फैमिली क्राइसिस और समहाउ सफरिंग फ्रॉम काइंड ऑफ टेंशंस, लाइक इसीलिए वो फोर्थ हाउस में बैठा है। लाइक वो फिफ्थ हाउस में नहीं बैठा, वो थर्ड हाउस में नहीं बैठा, वो एक मोक्ष के भाव के अंदर बैठा है, वो लिबरेशन के हाउस के अंदर बैठा है, वो वाटर के हाउस के अंदर बैठा है। इस हाउस में लिटरली वाटर की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। एंड वो ये हाउस थोड़ा चंद्रमा के जैसा दिखाई देता है। तो इसके अंदर कंफर्ट है, पीस है, कामनेस है। इट मीन्स द पर्सन सफरिंग फ्रॉम समथिंग, कि वो किसी चीज़ से सफ़र करता हुआ आ रहा है। कॉल इट लाइक फाइनेंशियल क्राइसिस है, फैमिली क्राइसिस है, कोई है, कुछ है समस्या जिससे वो सफ़र करता आ रहा है, या पहले बहुत टॉक्सिक संबंधों में रहा है। एंड देयर यू आर गिविंग हर और हिम द बेस्ट एनर्जी फ्रॉम योर साइड। दैट इज लाइक मोर कंफी एनर्जीज दे रहे हो, हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रहे हो, पर्सन का ध्यान रख रहे हो। तो ये ब्यूटीफुल एनर्जीज जो है वो फोर्थ हाउस से कहीं ना कहीं ट्रिगर हो रही है फ्रॉम योर साइड। सो दिस इज सो कूल। फोर्थ हाउस जो है इसके अंदर गंडांत भी आता है। ये मोक्ष का गंडांत जो है, फर्स्ट गंडांत यहीं से आता है। एंड दैट इज मार्किंग द सेपरेशन बिटवीन द फिजिकल बॉडी वर्सेस द स्पिरिचुअल बॉडी। तो यहाँ से कहीं ना कहीं वो सेपरेशन जो है वो स्टार्ट होता है। यहाँ से कहीं ना कहीं इमोशनल बॉडी और फिजिकल बॉडी के अंदर भी सेपरेशन आने की कोशिश होती है फोर्थ हाउस से। फर्स्ट गंडांत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रिलेशन है वो अटक जाएगा बिटवीन द फिजिकल बॉडी वर्सेस द इमोशनल बॉडी। सो लाइक हो सकता है कोई पर्सन है आपकी फिजिक के अंदर इतना इंटरेस्टेड नहीं है जितना आपकी इमोशनल बॉडी के अंदर इंटरेस्टेड है, या कितना आप इमोशन किसी को प्रोवाइड कर रहे हो ये उसको ज़्यादा मैटर करता है रादर देन द बॉडी। सो ये एक डिलेमा है जो इस फोर्थ हाउस में बना रहता है कि रिलेशन मोस्टली अगर अटकता है तो इसी कारण से कहीं ना कहीं अटक सकता है। सो इस ऊर्जा का ध्यान रखना चाहिए। दोनों ही बॉडीज़ के ऊपर आपको वर्क करना चाहिए। कोई पर्सन होता है तो मोर इमोशनल, वो इमोशनल इतने ज़्यादा होते हैं कि बहुत स्ट्रांगली इमोशनल है, बट व्हेन कम्स टू द फिजिकल बॉडी और द फिजिक्स, सो दैट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इन द फोर्थ हाउस। तो इसमें यहाँ पे एक फाइट है, एक डिस्प्यूट जो है, डिलेमा जो है वो बना रहता है। तो उसका ध्यान रखना चाहिए। अर्ली एजेस में मैरिज, अर्ली एजेस में रिलेशन की तो कहा जा सकता है, और मदर की तरफ से कुछ ना कुछ होता है। अगर कोई मेल इस सेशन को इस समय देख रहा है तो दैट इज द अमूल बेबी योगा होता है कि मदर आपकी बहुत ज़्यादा इंटरवीन करती है इन द रिलेशन और इन द मैरिज। सो दिस इज पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस और पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट। और हो सकता है फीमेल्स के लिए कहीं ना कहीं फादर साइड से कोई समस्या आ सकती है। सो दोनों तरफ का ध्यान जो है वो आपको इसमें रखना पड़ता है। मीन्स इसमें फैमिली को साथ लेके चलने वाला ये एक व्यवस्था है जिसमें आप साथ लेके ही उन्हें आगे बढ़ सकते हो। कोई कार्मिक कनेक्शन होता है क्या? कांट कॉल इट कार्मिक, बट हाँ एक चीज़ जरूर है, द फिजिकल वर्सेस द इमोशनल है, बिकॉज यहाँ गंडांत है। इट मीन्स यू आर अनरैवलिंग सम नॉट्स। तो आप कोशिश हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाएगा आपकी तरफ से, हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाएगा, नो मैटर वॉट। ईगो क्लैशेस आपकी तरफ से स्टार्ट नहीं होंगे, समस्या आपकी तरफ से स्टार्ट नहीं होंगी, एंड यू आर ट्राइंग टू रिकनसाइल और ट्राइंग टू मेक इट बेटर। सो दिस हैपन्स बिकॉज आपने फिफ्थ हाउस दे दिया। इट इज़ मोर लाइक कि आपने बैंक की जो तिजोरी
रही होती है उसकी चाबी ही अपने वीनस को पकड़ा दी है कि बस अब तुम्हारे पास सब कुछ है, मेरे जीवन का तो सब कुछ ही तुम्हारे पास है। सो दिस इज द बेस्ट थिंग वीनस डूइंग इन द 5th हाउस कि वो सब कुछ को कंट्रोल कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये शुक्र 5th हाउस के अंदर बैठा हुआ मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशंस को बेटर भी बना सकता है और ये आपको हेल्प भी कर सकता है लाइफ को बेटर करने में, लाइफ को एंजॉय कराने में। तो अगर हम रिलेशंस की बात करें तो 5th हाउस के अंदर बैठा हुआ शुक्र एक से अधिक रिलेशंस को दिखाता है, अर्ली एज से ही रिलेशंस फॉर्म होने को दिखाता है। दैन ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर पर्सन को एक चिंता, एक फियर होता है। दैट फियर इज दिस पास्ट कि पास्ट में क्या हुआ है, जो पास्ट में हुआ है कहीं वो रिपीट ना हो जाए। बिकॉज इसके अगली जो राशि है वो है प्रारब्ध की राशि, दैट इज द वर्गो। सो वर्गो प्रारब्ध की राशि है, तो उसे ऐसा लगता है कहीं मैं फंस ना जाऊँ, कहीं मेरे साथ जो पास्ट में हुआ है वो दोबारा ना हो जाए। तो यहाँ पे जब भी शुक्र होता है पहले कह देते हैं कि जो भी रिलेशन फॉर्म करो उनके बीच में क्लैरिटी रखना, अदरवाइज वन रिलेशन चीज़ों को डिस्टर्ब कर दे, सेकंड रिलेशन डिस्टर्ब करा और अब तुम्हारी मेमोरी के अंदर ही वो घुस चुका है कि वो एक दोबारा नहीं हो जाए। तो दैट इज द रियल थिंग। जब शुक्र यहाँ पे बैठता है तो इन लोगों को जब मैरिज टर्न हो रही हो, मीन्स जो रिलेशन जब मैरिज की तरफ टर्न हो रहे हो, तो वहाँ पे इन्हें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज वो एक चोट जो है वो इनको इमोशनल टर्मोइल दे सकती है। बिकॉज स्टिल लियो राशि के अंदर, मतलब जो 5th हाउस में लियो राशि आएगी, तो इस हाउस के अंदर स्टिल दैट फर्स्ट गंडांत की ऊर्जा मौजूद है। अभी इसके अंदर वो गंडांत की ऊर्जा है स्टार्टिंग फेज में। तो हो सकता है कि यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र कई बार होता है कि एट द एंड आके वो ब्रेक हो जाता है, मतलब सब कुछ हुआ, शानदार हुआ, बट एट द एंड आके ब्रेक हो गया। अब ये हर दोनों पैटर्न्स पे लागू होता है, कॉल इट रिलेशन पे या कॉल इट मैरिज में, ये सब कुछ हुआ बट रोका होने के बाद एंड ऑल वहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। सो ये यहाँ पे हो सकता है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। पर्सन जो है वो पॉसिबल है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट से आपको मिल जाएगा, पर्सन जो है पॉसिबल है कि टेम्पल से या स्पिरिचुअल प्लेसेस से आपको मिल जाएगा, सोशल सेरेमनीज, सोशल प्रोग्राम्स जो होते हैं वहाँ से आपको कोई पर्सन मिल सकता है। और यहाँ पर रिलेशन जो है मोस्टली कार्मिक होता है, मोस्टली उनको कह सकते हैं कि वो कार्मिक है, मतलब उनके अंदर आपके पास्ट पर्सन की झलक जो है वो आपको दिखाई देगी। और दिक्कत क्या है कि दिखने के बाद भी कि ये रेड फ्लैग है या ये टॉक्सिक है, पर्सन अपने एफर्ट्स नहीं रोक सकता। इसमें पर्सन बाउंड हो जाता है एफर्ट देने के लिए, बिकॉज आपने वो कुबेर को, मतलब अपनी चाबी ही जीवन की उस पर्सन को दे दिया। तो यहाँ पर बहुत सोच समझ के जो निर्णय लेने होते हैं वो 5th हाउस में लेने होते हैं, इसीलिए इसे एनालिटिकल राशि कहते हैं कि बहुत ध्यान रखना, बहुत बुद्धि लगाना। बट शुक्र जब इसमें आता है तो बुद्धि को तो बैक सीट पे रख देता है कि बुद्धि के बिना चलेगा ये ड्राइवर। तो ये एक चीज़ है जो 5th हाउस में जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। वैन इन द 6th हाउस, 6th हाउस के बारे में आप जानते हैं, 6th हाउस द हाउस ऑफ प्रारब्ध, परफेक्शन का भाव है। यहाँ से आत्मा कहीं ना कहीं कर्मों के बंधनों को महसूस करना स्टार्ट करती है, वो कर्मों के बंधनों के अंदर जाना स्टार्ट करती है। तो शुक्र अगर छठे भाव में बैठे हैं तो वन थिंग इज कि आप ज़्यादा, मतलब आपको फर्क नहीं पड़ता, मतलब छठा भाव दिया है आपने, मतलब कुंडली का छठा भाव क्या है, वो रिपु भाव है। आपने वो भाव अपने पर्सन को दे दिया कि मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आई एम चिल पर्सन। सो ये जो चिल पर्सन होता है ना, जिन्हें फर्क नहीं पड़ता कुछ भी हो जाए, उनके लिए यह है, उन्होंने छठे भाव में पटक दिया अपने शुक्र को कि जाओ तुम छठे भाव की थोड़ी तपत, थोड़ी अग्नि को झेलो। तो ये पर्सन ऐसे होते हैं जिन्हें इनके काउंटर पार्ट से या जो सामने वाला पर्सन है उसके इधर उधर की बातों से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इनका खुद का जो गोल है वो हमेशा क्लियर होता है। द थिंग इज कि 6th हाउस में बैठा हुआ शुक्र जो है, अगर आपकी कहीं इच्छा डेवलप हो गई तब ये वर्क नहीं करेगा। आपने अगर चिल पर्सन है, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, तब भी दी बेस्ट है। और यही आपकी सोल की मूल इच्छा थी कि तुम्हें इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट देयर इज कि अगर आपकी इच्छा डेवलप हो जाती है, सो वहाँ पर ये जो शुक्र है ये प्रारब्ध की ऊर्जाओं को दिखाता है। इट मीन्स एक कार्मिक पर्सन आपके जीवन के अंदर आएगा, आपको लिमिटेशंस महसूस होंगी, रेस्ट्रिक्शंस महसूस होंगी। और जब ये पर्सन अराउंड 27-28 के आसपास आ जाते हैं और उसके आगे जब एज जाने लगती है तब इन्हें थोड़ी हीट महसूस होने लगती है, तब इन्हें महसूस होने लगता है कि इन्होंने शुक्र के साथ अच्छा नहीं करा। दिस इंडिकेट्स की कोई फीमेल का श्राप हो सकता है, दिस इंडिकेट्स की मेल का कोई श्राप हो सकता है, दिस इंडिकेट्स की पहले हमने अच्छा व्यवहार नहीं करा है अपने पार्टनर के साथ। सो वो जो है वो इनके 6th हाउस को है डिस्टर्ब कर रहा है, वो जो है इनके 6th हाउस के अंदर थोड़ी डिस्टर्बिंग वाइब्स, डिस्टर्बिंग ऊर्जाओं को डाल रहा है। तो ये एक बात है जिससे इन्हें हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, सेफगार्ड करके रखना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि जब तक आपकी इच्छा नहीं है कोई समस्या नहीं है, मतलब आपके फर्क नहीं पड़ता, तो ये एक एज तक फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद ये 6th हाउस अपने आप एक्टिव हो जाता है। तो वहाँ पे आपको लगेगा कि सब में ही प्रारब्ध डल गया है, जो भी आता है उसके अंदर लिमिटेशन, जो भी आया उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन, जो भी आया वो एक जैसा ही पर्सन क्यों आ रहा है मेरे जीवन में, ऐसा यहाँ महसूस हो सकता है। एंड टू द एक्सट्रीम ये लीगल इंडिकेशंस भी देता है, मतलब अगर सब कुछ चीज़ें ठीक हैं तो ठीक, नहीं अदरवाइज ये लीगल की बातों को भी कुछ ना कुछ दिखाता है 6th हाउस में बैठ के। अच्छा क्या है, अच्छा ये है कि अर्ली एजेस में इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, मतलब अर्ली एजेस में जो होता है ना कि आदमी जो रोने वाले होते हैं कि मतलब क्या हो गया धरती फट गई, वो ये लोग नहीं है। मतलब ये चिल टाइप के पर्सन जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि इन्होंने सबसे अपना तपा हुआ भाव जो है जिसमें सारी कार्मिक ऊर्जाएं वही उठा के शुक्र को दे दिया कि जाओ वहाँ बैठो आराम से। सो एक चीज़ है कि इवन एज इंक्रीज जब हो रही है, जब सब कुछ 27-28 पे ये एक्टिव हो जाता है ये पर्टिकुलर हाउस, तो वहाँ पर ये अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं, एकदम से घिरा हुआ पाते हैं कि यार हर इंसान ने सब कुछ प्राप्त कर लिया, हम पीछे रह गए। सो ये इंडिकेशन यहाँ पे मिल सकती है। वैन इन द 7th हाउस, 7th हाउस जो हाउस है वो पार्टनरशिप का हाउस है, वो संबंधों का हाउस है, वो बैलेंस का भाव है, उसके अंदर हार्मनी है। जब इसमें शुक्र आता है तो वो अपनी ही मूल त्रिकोण राशि के अंदर है, लिटरली आप ये एंजॉय कर रहा है 7th हाउस में। अब आपने क्या करा, आपने अपने शुक्र को उठाया और ये अपना केंद्र दे दिया। केंद्र भी कौन सा दिया, आमने सामने का, जो डाइनिंग टेबल में होता है ना कि आमने सामने की जो कुर्सियाँ होती हैं, आप चेयर्स होती हैं जिस पर आप डिस्कस करते हो, आपने वही उठा के उसको दे दी कि आओ कुछ डिस्कस करें। सो दैट इज़ लाइक विद डिस्कशन जो है वो चीज़ें बेटर हो जाती हैं, विद डिस्कशन जो है वो चीज़ें क्लियर होने लगती हैं और चीज़ें प्रोग्रेसिव होने लगती हैं। तो यहाँ डिस्कशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ बैलेंस हार्मनी को बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। एक थिंग है कि कार को भाव नाश है, सो कारक जब भाव में आता है तो उसका नाश कर देता है। दिस लुक्स मोर लाइक शुक्र कारक है मैरिज का, बट स्टिल ये वो श्राप है, ये वो श्राप की ऊर्जाएं हैं जो 7th हाउस के अंदर कहीं ना कहीं है। सो देयर इट फील्स लाइक कि मेरा इस पर्सन के साथ कुछ है
पिछले जन्म का कुछ है और वो अब भी मुझे 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 पीड़ित कर रहा है या अब भी मेरे ऊपर उसका इफेक्ट आ रहा है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ये पर्सन उसको सही नहीं होने दे रहा है। ऐसा कब महसूस होता है? ऐसा जब महसूस होता है जब शुक्र 7th हाउस के अंदर हो। कॉज जैसे मैंने आपको बताया दैट देवयानी को जो वो श्राप लगा था ना, वो शुक्र का ही वो श्राप जो है वो इंडिकेट होता है। तो यहाँ पे बैठा हुआ पर्सन मोस्टली कॉन्शियस किसके बारे में होता है? सोसाइटी के बारे में, वो समाज के बारे में कॉन्शियस होता है। दैट इज आफ्टर मैरिज चिल्ड्रन की बातें, आफ्टर मैरिज कैसे फैमिली को मैनेज करना है, आफ्टर मैरिज कैसे हमको आगे बढ़ना है, आफ्टर मैरिज हमारे मैरिज को लोग कैसे देख रहे हैं। जब रिलीजन वर्सेस द मैरिज का कॉन्सेप्ट बनते हैं तो ये सबसे ज़्यादा डरे हुए लोग होते हैं। इनको वो महसूस होता है अंदर से, बिकॉज इनको लगता है कि ये श्राप है 7th हाउस के अंदर। तो यहाँ ये एक एक्सट्रीम चीज़ है जो महसूस हो सकती है। क्या पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा सोचता है अपने पर्सन के बारे में? फॉर श्योर ये सोचते हैं और इनको वो अट्रैक्शन की ऊर्जा है वो बहुत शानदार तरीके से चाहिए और शुक्र इन्हें देख रहे हैं। तो मुझे लगता है ये हाउस शुक्र के लिए वेल एक बेटर भाव है, मतलब एक मैलेफिक भाव नहीं है। दो वो जो श्राप की ऊर्जा है उनके ऊपर वर्क करना चाहिए, अदरवाइज सब कुछ ठीक चलेगा। बट फिर भी सोसाइटी में से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा और आप कहोगे अरे मेरी मैरिज में इशू है या रिलेशन में इशू है या वो जो टर्न नहीं हो रही है तो उसमें कहीं इशू आ रहा है, तो वो इनके लिए सबसे ज़्यादा, इनके लिए एक्चुअली सोसाइटी है मेन क्वेश्चन तो इनका। कॉज शुक्र को श्राप गुरु के पुत्र ने दिया है, तो इनके लिए मेन क्वेश्चन इक्वेशन में क्या है? सोसाइटी, समाज, इनके लिए वो मेन क्वेश्चन बन जाता है। तो उसका इन्हें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मैन इन द 8th हाउस देखिए 8th हाउस ऑकल्ट है। 8th हाउस कितना गहरा है? 8th हाउस की गहराई को नापना इस जीवन में क्या हजारों जीवनों में भी संभव नहीं है। 8th हाउस इतना गहरा है। 8th हाउस में गंडांत आता है एंड दिस गंडांता इज सेपरेटिंग द फिजिकल बॉडी एंड द स्पिरिचुअल बॉडी। 8th हाउस में कॉज डेथ भी डिसाइड करती है। जब डेथ कहते हैं तो 8th हाउस में होती है। तो 8th हाउस में डेथ किसकी होती है? फिजिकल बॉडी की, और यहाँ से आत्मा की यात्रा शुरू होती है। तो इट मीन्स उस भाव के अंदर जिसके अंदर सेकंड गंडांत आ रहा है जो फिजिकल स्पिरिचुअल बॉडी को सेपरेट कर रहा है, आपका शुक्र वहाँ आके बैठ गया। आपने शुक्र को अष्टम भाव ही क्यों प्रदान करा है आपके चार्ट में? आपने इसलिए उसको अष्टम भाव प्रदान करा है कि आप जानते हैं कि मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ। जब भी शुक्र मैंने 8वें भाव में देखा है, मैंने पर्सन को बिट देखी, तुम एक मतलब एक कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल आत्मा है और कहीं घूम घाम के वो जो है वो इस जीवन के अंदर आई है। बिकॉज उसने पास्ट लाइफ के अंदर भी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी है रिलेशंस को, या ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी है जो सरफेस के रिलेशन होते हैं कि बस सामान्य जो रिलेशन होते हैं उनको उसने प्रायोरिटी नहीं दी है। वो हर चीज़ में गहराई तक जाना चाहती है, हर चीज़ में इन डेप्थ उतरना चाहते हैं और वो उन फीलिंग्स को समझने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर जब भी शुक्र आता है तो पर्सन इज कंसर्न मोर अबाउट द फीलिंग्स, कंसर्न मोर अबाउट कि इस पर्सन से मेरा किस तरह का संबंध है, किस तरह का कार्मिक कनेक्शन है, एंड क्या इस पर्सन ने मेरी लाइफ में किसी तरह के श्राप को जनरेट करा है, किसी तरह की नेगेटिव मैलेफिक चीज़ को जनरेट करा है। लाइक अष्टम भाव का शुक्र है, क्या इसने कुछ मैलेफिक करा है मेरे साथ? क्या पास्ट लाइफ में कुछ हमने मैलेफिक मिलकर करा है या इसने मेरे टुवर्ड कोई मैलेफिक इंटेंशन रखी है? डाउट ऐसा कुछ हुआ है क्या? ये आता है, ये क्वेश्चन आता है। शुक्र जो है वो श्राप को इंडिकेट करता है। शुक्र उस हीलिंग को भी दिखाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा शुक्र मुझे लगता है कि ऑकल्ट की साइड से, हीलिंग साइड से, मेडिटेशन साइड से, मेडिकल साइड से या फिर किसी स्पिरिचुअल प्लेस से अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा प्राप्त करता है। किसी पर्सन को आप अपने जीवन के अंदर ला सकते हो ईजिली फ्रॉम द साइड्स रिप्रेजेंटेड बाय योर 8th हाउस। सो दैट इज सो कूल। यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र मुझे ऐसा लगता है कि हमने त्रिक भाव शुक्र को दिए हैं, मीन्स त्रिक भावों में से एक भाव है एंड दैट इज़ नॉट इन द उपाप्य भावा। सो यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र जो है वो बहुत चैलेंजेस को फेस कर रहा है। कहीं ना कहीं जो आपका पर्सन है, आपका जो पार्टनर बनेगा, उस पर्सन से अगर आप पूछेंगे तो उस पर्सन ने भी काफ़ी चैलेंजेस को फेस किया है एंड मोस्ट प्रोबेबली 1-2 जनरेशन पहले को अगर आप चेक करोगे तो किसी ना किसी पर्सन को कोई क्रोनिक डिजीज़ या कोई गहरी समस्या दूसरी साइड में दिख जाएगी कि इस पार्टनर की फैमिली में 1-2 जनरेशन पहले ऐसा कुछ हुआ है क्या? दैट इज़ कि फिजिकल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी का कंटिन्यूस सेपरेशन या फिर उस तरह की कोई समस्या। तो ये एक वे है आइडेंटिफाई करने का, क्या ये पर्सन आपका पर्सन हो सकता है। ओवरऑल एक अच्छी ऊर्जा है जब भी 8th हाउस के अंदर शुक्र बैठा हो, बिकॉज आप इन डेप्थ जा रहे हो, मतलब आप हर चीज़ के अंदर गहराई से घुसना चाहते हो कि इसको अंदर तक समझा जाए इसमें है क्या। तो वो ऊर्जा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। दैट इज़ जस्ट एक इंडिकेशन है जिसको आप आसानी से देख सकते हो कि ये मेरे पर्सन में कहीं ना कहीं दिखने को मिल सकता है। दैट इज सो कूल। मून इसके अंदर नीच के इसीलिए होते हैं बिकॉज इसके अंदर के जो इमोशंस हैं उन्हें संभाला नहीं जा सकता। तो यहाँ इमोशनल टर्मोइल के बारे में ज़्यादा चिंता करनी चाहिए नादर दैन द पर्सन। तो ये मोर लाइक रिलेशन बनाना आसान है, बट व्हेन कम्स द गुड बाय या बाय बाय का टाइम जब आता है तब ये सबसे खतरनाक व्यवहार करती है स्कॉर्पियो राशि। इसीलिए यहाँ मैरिज में पर्सन मोस्टली आफ्टर मैरिज के बारे में पूछ रहा है कि बस सब कुछ ठीक है बट आफ्टर मैरिज बताइए कि वो कैसे चलेगा। सो दैट इज इन द 8th हाउस कॉज पास्ट लाइफ में वही है, कोई ना कोई श्राप है, कोई ना कोई मैलेफिक इंटेंशंस एक दूसरे के प्रति जनरेट हुई हैं एंड दैट स्टिल हॉन्टिंग यू। सो दैट इज देयर इन द 8th हाउस। अब सो शुक्र अगर 9th हाउस के अंदर हूँ तो देखिए 9th हाउस जो है वो स्थान है बर्थ चार्ट का जहाँ से आत्मा की यात्रा शुरू होती है। जब भी शुक्र 9th हाउस में होता है तो शुक्र का प्रभाव आत्मा के ऊपर सबसे गहरा पड़ता है। 9th हाउस गुरु का भाव है, 9th हाउस भाग्य का भाव है, 9th हाउस ग्रोथ का भाव है, बट मूलतः ये भाव आत्मा की यात्रा का है। नाउ व्हाट इज दिस आत्मा की यात्रा, आत्मा की जर्नी? अष्टम भाव के अंदर मृत्यु जो होती है, डेथ जो होती है, वो रिसाइड करती है। सो अगर अष्टम भाव के अंदर मृत्यु है या दैट गंडांता इज सेपरेटिंग द फिजिकल बॉडी एंड द स्पिरिचुअल बॉडी, सो स्पिरिचुअल बॉडी की यात्रा कहीं से तो स्टार्ट होगी ना, और वो होती है नवम भाव से। यहाँ पर बैठा हुआ वीनस इंडिकेट करता है कि पर्सन की आत्मा के ऊपर शुक्र का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। उसकी आत्मा को शुक्र डोमिनेट कर रहा है, आत्मा को रिलेशंस डोमिनेट कर रहे हैं, आत्मा को फीमेल काउंटर पार्ट हो सकता है डोमिनेट कर रहा हो, आत्मा को हो सकता है मैरिज के बाद क्या होगा, मैरिज किस तरह के पर्सन से होगी, ये उसको ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। एंड द थिंग इज
जब आप मोर स्पिरिचुअल बनोगे तो और लोगों को स्पिरिचुअल होना हो सकता है हेल्प कर दे कि वो पास्ट से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं या फिर वो टॉक्सिक चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। बट यहाँ पे आप जितना स्पिरिचुअल होगे आप उतना ही अपने पर्सन के बारे में या तो थिंक ज़्यादा करोगे, आसपास देखोगे कि इस तरह की ऊर्जा इंक्रीज होने लगी है और आत्मा के ऊपर उस प्लैनेट का गहरा इंपैक्ट है। इट मीन्स हो सकता है कि पास्ट में आप कोई तपस्या कर रहे थे, कुछ ऐसा कर रहे थे, बट आत्मा जो है वो शुक्र के कारण किसी ऊंचाई से गिर पड़ी। मतलब हो सकता है किसी लस्ट के कारण, किसी वासना के कारण आत्मा के अंदर ड्रॉपेज आया हो, आत्मा की जो जर्नी है वो स्टॉप हुई हो या उसके ऊपर प्रभाव पड़ा हो, या हो सकता है किसी फीमेल ने आपकी हेल्प करी हो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। सो बोथ थिंग्स पॉसिबल व्हेन वीनस सिट्स इन द 9th हाउस। ये दोनों ही चीज़ें हैं जो हो सकती हैं जब शुक्र जो है वो 9th हाउस के अंदर बैठता है। इसीलिए 9th हाउस के अंदर बैठा हुआ शुक्र इज़ लाइक दोनों पॉसिबिलिटीज़ को रखता है। जब इसे कहते हैं कि ये द्विस्वभाव भाव है, ये वो भाव है जो दो स्वभावों को एक साथ रखता है। आप अपने पार्टनर के टुवर्ड कैसे होंगे? वेल, आपने अपना भाग्य ही अपने पार्टनर को सुपुर्द कर दिया कि ठीक है तुम मेरे भाग्य को संभालो, तुम जैसा चाहो वैसे इसे चलाओ। इट मीन्स यू आर मोर लॉयल, यू आर मोर रिफाइंड पर्सन इन दिस रिलेशनशिप, और आप अपनी तरफ से मैक्सिमम पॉजिटिव देने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ डेफिनेटली देव। द थिंग इज़ कि यहाँ पे पार्टनर के खुद के जो डिसीजंस हैं हो सकता है वो अगेंस्ट चले जाए, या वो अपने अगेंस्ट कोई डिसीजन लेता हो, मैरिज में जो डिस्टर्बेंस आए पार्टनर के साइड से आए। तो यहाँ पर एक बार पार्टनर के चार्ट का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिलीव मी, अपना चार्ट आप एनालाइज कराओ या मत कराओ, आपने तो मूल काम कर दिया कि मेरा भाग्य ही मेरा पार्टनर चलाएगा ना। या पार्टनर इज द डिसाइडिंग फैक्टर। पार्टनर अब सब कुछ को डिसाइड करेगा, कब चलाना है, कैसे चलाना है, कहाँ तक उसको लेके जाना है। सो दिस इज द पावर ऑफ वीनस इन 9th हाउस। दिस प्रमोट्स कि फॉरेन ट्रैवल रह सकती है, लॉन्ग ट्रैवल रह सकती है, ट्रैवल के कारण पर्सन से मिल सकते हो। सो ऑल थिंग्स पॉसिबल व्हेन वीनस शुक्र जो है वो 9वें भाव के अंदर जाके बैठता है। क्या होगा अगर वो 10th हाउस के अंदर बैठा हो? वेल, 10th हाउस इज व्हाट? 10th हाउस इज द प्लेस, कुंडली का वो स्थान जहाँ पर निष्काम कर्म किया जा रहा है। मीन्स आप निष्काम तरह से काम कर रहे हो, आप कोई किसी तरह से अटैच नहीं हो कि मुझे ये काम करना है इस रीज़न के लिए, मुझे ये काम करना है उस डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए। दिस इज़ द निष्काम कर्म। यहाँ पर शुक्र का बैठना इंडिकेट करता है कि पर्सन जो है वो टुवर्ड द रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा निष्काम तरह से जा रहा है। वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कि क्या होगा, आफ्टर क्या होगा, प्रायर क्या होगा, कैसे ये चीज़ें चलेंगी, बट वो इंटरेस्टेड है इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए कि ये जो मैरिज का डायनामिक्स है इसको कैसे बेटर किया जा सकता है, या इसको कैसे आप कहिए कि 10th हाउस में क्या होता है कि वो एफर्ट देने की कोशिश कर रहा है, बट उसका जो रिजल्ट के ऊपर उसका ध्यान नहीं है। तो अगर कहीं से ऐसा लगे कि यहाँ तो संभावनाएं है नहीं कि यहाँ नहीं बनेगी बात, बट स्टिल द पर्सन ट्राइंग टू, यहाँ अगर ऐसा लगे कि ये चीज़ आगे नहीं जा सकती, बट स्टिल द पर्सन ट्राइंग टू। सो ये निष्काम कर्म की ऊर्जा जो है वो 10th हाउस में होती है, और यहाँ पे कार्मिक टेस्ट होता है। यही वही हाउस है जिसमें आत्मा के साथ न्याय किया जाता है। जब भी तो ये प्रथम राशि है शनि की। शनि ने कहा है कि न्याय पहले होगा, रिवॉर्ड बाद में होगा। तो कैप्रिकॉन पहले आएगी और एक्वेरियस बाद में आएगी। सो यहाँ पर आत्मा के साथ न्याय किया जाता है, वहाँ पर शुक्र बैठा है। इट मीन्स रिलेशनशिप में आपके साथ न्याय किए जा रहे हैं, और आपका जो पर्सन है वो आपके लिए ऐसे टेस्ट बनाएगा कि बार बार आपको डिलेमास फेस करने पड़े कि फैमिली वर्सेस द पर्सन, लॉयल्टी टेस्ट चेक होता रहे, हमेशा मैरिज चेक होती रहे, या आपका पर्सन आपसे ऐसे ऐसे काम कराए जो आप नहीं कर सकते, मतलब वो भी जानता है कि नहीं कर सकते, बट स्टिल द पर्सन इज आस्किंग यू टू डू दोस टाइप ऑफ वर्क। तो ये होता है 10th हाउस में कि आपके ऐसे टेस्ट लिए जा रहे हैं जो आपको खुद को नहीं पता क्यों लिए जा रहे हैं, बट द पर्सन इज देयर टेकिंग दम। सो ये 10th हाउस की ऊर्जा है। क्या ये अच्छी ऊर्जा है? वेल, आई लाइक वीनस इन 10th हाउस बिकॉज ये उपापचय भी है, तो ये कहीं ना कहीं बूस्ट भी लाता है। ये अर्ली रिलेशंस को ला सकता है, ये अर्ली टाइम से रिलेशंस को ला सकता है। बट व्हेन पर्सन एंटर्स तो पूरी लाइफ ऐसी बन जाती है कि मतलब आप एफर्ट दे रहे हो और आपको लग रहा है मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, या निष्काम कर्म है कि मुझे नहीं पता क्या होगा रिजल्ट, बट मेरे लिए तो बस ये कर्म करना है, मेरे को तो बस एफर्ट देना है, मुझे तो एफर्ट अपनी तरफ से देना है। ऐसा यहाँ पे महसूस होता है, चाहे मेल देखे चाहे फीमेल देखे। ये मैरिज का जो डायनेमिक्स है वो इसी तरह का बनता हुआ आपको दिखाई देगा। मैन इन द 11th हाउस, वेल 11th हाउस इज द रिवॉर्ड। 11th हाउस के अंदर रिवॉर्ड होता है, 11th हाउस के अंदर कुछ ना कुछ बेनिफिट निकलता है, 11th हाउस के अंदर से ग्रोथ निकलती है, 11th हाउस के अंदर से चीज़ें बेटर होने लगती हैं। तो जब वीनस जो है वो 11th हाउस के अंदर बैठा हो तो कहीं ना कहीं वो संबंधों को सॉफ्ट, बेटर और अच्छा करने की कोशिश करता है। बिकॉज 11th हाउस कुंडली का वो भाव है, कुंडली का ये वो भाव है जो कि उपापचय है, जो कि काम त्रिकोण का भाव है, और ये अंतिम काम त्रिकोण का भाव है। इसमें इसका मतलब है कि ये जो लाइफ है इसमें आप शुक्र से जो डिज़ायर्स आती हैं उनको त्याग दोगे, मतलब उनके बारे में क्लैरिटी बना लोगे कि ये कंप्लीट हुई या नहीं हुई। तो रिलेशंस में ऐसे लोग लास्ट तक जाके एफर्ट देते हैं, एंड तक जाके एफर्ट देते हैं। इनकी यही इच्छा होती है ये होगा या नहीं होगा, बस ये इन्हें जानना है, हो जाए उसके बाद इनके कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आफ्टर मैरिज का इनके ऊपर बहुत इफेक्ट, आपको ट्रुथ का साइड ज़्यादा देना होता है, ज़्यादा देना कि क्या पसंद आएगा हमें क्या नहीं। तो यहाँ पर पनिशमेंट जो है वो भी हो सकता है कि उस आत्मा के साथ की जा रही हो। आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? दैट इज़ व्हेन यू गोइंग इनटू इट, और इनटू इट के बाद कोई समस्या नहीं है, उसके बाद फिर चीज़ें चल जाती हैं। बट उससे पहले यह है कि मैं लास्ट एफर्ट दूंगा, मतलब अंतिम क्षण तक, अंतिम टाइम तक मैं एफर्ट देता रहूँगा। ये यहाँ पे दिखाई देता है। पाइसेस में है तो पाइसेस में शुक्र जो है वो उच्च के हो जाते हैं, पाइसेस में शुक्र आनंद महसूस करते हैं। बिकॉज यहाँ पर लिटरली वही हुआ है जो कि देवयानी के साथ कच्छ के समय जो हुआ था वो यहाँ पे ही होता है। पाइसेस का मतलब क्या है? लिबरेशन है, मुक्ति है, बंधनों का टूटना है। एक ऐसा प्लैनेट जो बंधनों को दिखाता है, वो बंधनों के टूटने के भाव में क्यों उच्च का हो रहा है? अब आप इसके बारे में सोचिए।
कुछ कहते हैं कि लॉर्ड जैसे लक्ष्मी जो हैं वो नारायण के पैर दबा रही हैं, तो वहाँ पे हो सकता है उनके चरणों को स्पर्श कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसकी वजह से उच्च का होता हो शुक्र यहाँ पे जाके। मतलब दैट थिंग इज़ कि शुक्र जो है वो संबंधों को दिखाता है। जब आप संबंध देख रहे हो, रिलेशंस देख रहे हो, तो आप व्यवस्था देखो देवयानी की एंड कच्छ की, देता था सेपरेशन, एट द एंड सेपरेशन ही सत्य है, तो उनको वो एक्सेप्ट करना हुआ और यहाँ से कहीं ना कहीं उस श्राप से मुक्ति मिल सकती है। बिकॉज लिबरेशन जो है, अंतिम जो मुक्ति है वो पाइसेस में ही है, हमेशा अंतिम मुक्ति पाइसेस के अंदर है। यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र आपको किसी श्राप से, किसी वो होता है ना कि वो श्राप लग गया, उससे मुक्त करा सकता है। यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र आपको लिबरेट करा सकता है, यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र आपको बहुत कुछ बेटर बना के दे सकता है। बट वन थिंग इज़ कि आपका जो पर्सन है वो एक्चुअली रन अवे को, मतलब वो दूर भाग रहा है, वो किसी न किसी चीज़ से हमेशा आपको दूर भागता हुआ दिखाई देगा। वो ऐसा लगेगा कि ये किसी श्राप से बस मुक्ति चाहता है, ये इसके आसपास क्राइसिस इतने ज़्यादा है कि बस अब ये उनको खत्म कर देना चाहता है। इस लाइफ में इसका मेन काम क्या है, उन क्राइसिस को खत्म कर देना। ये एक समस्या खत्म कर दूंगा, वो एक समस्या खत्म कर दूंगा। सो दिस हैपन्स इन पाइसेस साइन। यहाँ पर पर्सन वही आपको अट्रैक्ट करेगा या आप ही उस पर्सन को अट्रैक्ट करोगे जो कि रेडी है कि ये एक समस्या है, ये एक समस्या है ये, और इसको अब खत्म करना है। सो दिस इज विद पाइसेस। ये है पाइसेस के साथ, ये है मीन राशि के साथ। क्या ये अच्छी राशि है? वेल, यहाँ पे वीनस एक्सल्टेड होता है, ये कह सकते हैं आप अर्ली एजेस से ही आपको संबंध मिलने लग जाएंगे। बट द पर्सन एंटरिंग इन योर लाइफ, उससे आप पूछ सकते हैं आप किसी क्राइसिस से तो नहीं भाग रहे हो, और जब आपको देखने को मिलेगा उसके आसपास, तो वो किसी क्राइसिस से भगता हुआ ही पर्सन आपको दिखेगा। बिकॉज यहाँ पे लिबरेशन है, इसीलिए यहाँ प्लैनेट उच्च का हुआ है। और यहाँ मोस्टली ये वीनस जो है वो कई बार जो लास्ट टाइम आता है वहाँ पे उस सामने वाले पर्सन के इमोशंस को निकाल के लाता है। मतलब जब गुड बाय का टाइम आएगा तब आपको पर्सन इमोशनल दिख सकता है, उससे पहले के टाइम में हो सके ना दिखे। So that is the special thing with Venus in 12th house। तो ये है उसके साथ। फॉरेन ट्रैवल की संभावना है, वेल डेफिनेटली रहती है। इंजॉयमेंट डेफिनेटली रहता है, बिकॉज लिबरेशन मिल गया, उस प्लैनेट को मुक्ति मिल गई। जब आपको वो मुक्ति मिल जाएगी, लाइक इफ़ देवयानी जब उस इमोशनल ट्रॉमा से बाहर निकल जाएगी, सो शी अगेन मैरिड, उसने मैरिज हुई उसकी, एंड फ्रॉम देयर स्टार्ट्स 2 डिफरेंट वंशों की उत्पत्ति उसके बाद होती है। एंड राजा इज़ द पृथु राजा के साथ उनकी मैरिज होती है। So this is like where you are trying to cope up with the reality and you are trying to uplift yourself. This is in Pisces sign। यही है स्पेशल चीज़ जो Pisces में आपको मिलेगी। इससे आप कह सकते हैं पर्सन इमोशनल होगा, फॉर श्योर होगा, बट गुड बाय कहोगे जब इमोशंस दिखेंगे, उससे पहले शायद ना दिखें, ऐसा लगे ड्राई पर्सन है। बिकॉज Pisces संधि बनाती है मेष के साथ, मेष फायर है। तो ये एक वो राशि है जो कि चीज़ों में स्टेबिलिटी ला सकती है, बट स्टिल यहाँ पर मूल काम क्या होता है कि उस किसी चीज़ से पर्सन भग रहा है। मतलब आपका सामने वाला पर्सन देखने को मिलेगा वो भग रहा है किसी चीज़ से, मतलब दौड़ रहा है वो किसी चीज़ से, तो वो यहाँ पर हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। नाउ विद दैट सैड थिंक अगले सेशन के अंदर कवर करेंगे चार्ट मैचिंग को, नक्षत्रास को, तो उसके लिए नक्षत्रास आप ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आप सेशन देख रहे हैं तो थैंक यू आपका। और आप डिविजनल चार्ट्स के अंदर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको पता है डिविजनल चार्ट्स के अंदर वीनस क्या वर्क करेगा। एंड दैट्स इट। सो धन्यवाद सेशन देखने के लिए, धन्यवाद।